आइए दोस्तों अगली कैटेगरी पढ़ते हैं। कैटेगरी नंबर 14, बिजनेस फैसिलिटेटर और करस्पॉन्डेंट। इसका मतलब जानते हैं आप, ये एक प्रकार के एजेंट होते हैं। जैसे बैंकों के एको काउंटर स्टेट बैंक का होता था, आपने देखा कभी हो, बैंक मित्र केंद्र, ये एक प्रकार के एजेंट्स हैं। ये लोग जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव बनकर काम करते हैं, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव बनकर उसकी स्कीम्स लोगों तक पहुंचाते हैं और कस्टमर क्रिएट करते हैं। एंट्री नंबर 39 कहती है सर्विस बाय बिजनेस फैसिलिटेटर और करस्पॉन्डेंट टू बैंक फॉर रूरल एरिया। भाई जो रूरल एरिया है उसके अंदर जो लोग हैं उनमें बैंकिंग हैबिट्स नहीं के बराबर होंगी, तो वहां पर अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट रिप्रेजेंटेटिव बनकर बैंक के लिए कस्टमर इकट्ठे करेगा तो वो एक प्रकार से रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। उसके द्वारा दी गई सर्विसेज से फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, इसलिए उसकी सर्विसेज पर जीएसटी नहीं है। सर्विस बाय इंटरमीडियरी टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट फैसिलिटेटर फॉर रूरल एरिया, तो सारी इंटरमीडियरी जो रूरल एरिया के लिए काम कर रही हैं बैंकिंग क्षेत्र में, उस पर जीएसटी माफ हो गया। और उसी प्रकार जैसे बैंक के लिए माफ है वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी माफ है। सर्विस बाय बिजनेस फैसिलिटेटर और करस्पॉन्डेंट टू इंश्योरेंस कंपनी फॉर रूरल एरिया। रूरल एरिया में तो इंश्योरेंस वैसे भी फैलाना चाहिए दोस्तों। जब अर्बन एरिया में लोगों को समझ नहीं है, बीमा की लोग कराते नहीं, तो कम से कम रूरल एरिया में तो लोगों को इंश्योरेंस की जानकारी होनी चाहिए। अगली कैटेगरी देखते हैं, सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, सरकार को दी जाने वाली सेवाएं। इसका मतलब यह हुआ कि नीचे दिए गए केसेस में सरकार कस्टमर है और सर्विस प्रोवाइडर जो सेलर है वो नॉन गवर्नमेंट है। एंट्री नंबर 3 कहती है प्योर सर्विस इन रिलेशन टू पंचायत फंक्शन एंड म्युनिसिपैलिटी फंक्शन। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के संबंधों में, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी से रिलेशन में कोई भी सर्विस अगर सरकार रिसीव करेगी जिसमें सरकार कस्टमर होगी, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। एंट्री नंबर 3A कहती है, 3A समझने से पहले मैं आपको 1 मिनट 3A का वर्ड बता दूं। प्योर सर्विस लिखा था ऊपर, मतलब अगर गवर्नमेंट जो है पंचायत या म्युनिसिपैलिटी के नाम पर सर्विस रिसीव करती है और वो एग्जेम्प्ट है तो वो प्योर सर्विस होनी चाहिए। अगर सर्विस और गुड्स मिले हुए तो वो एग्जेम्पशन चली जाएगी। लेकिन एंट्री नंबर 3A जो बाद में इंसर्ट हुई वो ये कहती है चल थोड़े बहुत गुड्स साथ में होंगे तो भी कोई बात नहीं। देखो, कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस in relation to panchayat and municipality, but goods should not be more than 25% of total supply। मैं एक बार दोबारा से पहली और दूसरी लाइन एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मैंने आपको बताया कि पहले और दूसरे दोनों केस में सरकार एक कस्टमर है और वो कोई ना कोई सर्विस खरीद रही है। जो सर्विस वो सरकार खरीद रही है वो एक्चुअली या तो म्युनिसिपैलिटी के लिए है या पंचायत के लिए। पहले ऐसा था कि अगर केवल सर्विस खरीदी जाएंगी केवल तभी एग्जेम्पशन प्राप्त होगी, जैसा आपने एंट्री नंबर 3 में पढ़ा। लेकिन बाद में एंट्री नंबर 3A ऐड हुई। एंट्री नंबर 3A कहती है कि वैसे प्योर सर्विस ही केवल एग्जेम्प्ट थी पहले, लेकिन अब अगर सर्विस के साथ साथ गुड्स भी खरीदे जाएंगे तो भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन जो गुड्स की मात्रा है वो टोटल सप्लाई के 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह बात जरूरी थी समझनी, इसलिए मैंने 2 बार रिपीट करी। एंट्री नंबर 11A कहता है फेयर प्राइस शॉप के द्वारा जो सर्विस दी जाती है, मतलब राशन वाले जो सेवा सरकार को दे रहे हैं, राशन वाले सरकार से पेमेंट लेते होंगे, उस पर कोई जीएसटी नहीं है। एंट्री नंबर 40, सर्विस ऑफ इंश्योरेंस वेयर प्रीमियम इज पेड बाय गवर्नमेंट। कई ऐसी इंश्योरेंस स्कीम्स हैं जिनमें प्रीमियम सरकार पे करती है। भाई आप भारतीय रेलवे में सफर करेंगे तो आपका इंश्योरेंस पहले से होता है। अगर आप इंडियन ऑयल का सिलेंडर गैस का लेंगे, इंडियन ऑयल मतलब किसी भी फॉर एग्जांपल पीएसयू का गैस सिलेंडर आप ले रहे हैं तो आप ऑलरेडी इंश्योर्ड हैं। तो इन सब में आप तो प्रीमियम देते नहीं, सरकार प्रीमियम भरती है आपकी सुरक्षा के लिए, तो ऐसी इंश्योरेंस भी एग्जेम्प्ट है। एंट्री नंबर 51, सर्विस बाय जीएसटी नेटवर्क। जीएसटी नेटवर्क नाम से कंपनी है जो जीएसटी का इंफ्रास्ट्रक्चर संभालती है, सरकार को सेवाएं देती है, तो ऑब्वियसली सरकार से पैसे लेती होगी, उसकी फीस पर भी कोई जीएसटी नहीं है। आइए अगला कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 16, लीजिंग सर्विस। लीजिंग सर्विस में कोई लेसर है कोई लेसी है, तो लीज में लेसर और लेसी के बीच के संबंधों में क्या जीएसटी से माफ है वो आइए देखते हैं। एंट्री नंबर 41,
यहां पर लिखा है वन टाइम अपफ्रंट चार्जेस। मैं ये पहले भी पढ़ा चुका हूं, पहले भी एक जगह ये पॉइंट आया था। वन टाइम अपफ्रंट चार्जेस इसलिए दिए जाते हैं कि भाई कोई जगह आपको 10 साल के लिए 20 साल के लिए इस्तेमाल करने को मिल गई, तो आपने एक प्रकार से बयाना दे दिया, आपने एक प्रकार से सलामी राशि दे दी। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। ऐसे इमेजिन करिए कि आपने एक पूरा शॉपिंग मॉल लीज पर ले लिया, और शॉपिंग मॉल को लीज पर लेने के बाद जो लीज का रेंट है, जो महीने का किराया है, वो आप हर महीने देते हैं, उस पर जीएसटी माफ नहीं है। लेकिन जो वन टाइम चार्ज आपने दिया वो जीएसटी माफ है। कब? देखो आप, वन टाइम अपफ्रंट चार्जेस फॉर लॉन्ग टर्म लीज ऑफ 30 ईयर्स और मोर, फॉर लीज ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट, प्लॉट की लीज हो रही है इंडस्ट्रियल इलाके में, प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और अंडरटेकिंग। आप किसी भी राज्य में हो, आप देखिएगा आपकी राज्य सरकार ने राज्य के अंदर जगह जगह कुछ ना कुछ जमीनें इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से फिक्स कर रखी होंगी, और स्टेट गवर्नमेंट की अपनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उसे मैनेज करती होगी। तो जो भी व्यापारी उस जमीन को लीज पर लेगा सरकार से अपना बिजनेस स्थापित करने के लिए, वो एक अमाउंट सरकार को देगा, और वो लीज अगर 30 साल से ऊपर की है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये मेरा कहना है। गवर्नमेंट शुड हैव 50% और मोर ओनरशिप इन अलॉटी एंटिटी टू अवेल एग्जेम्पशन। ये ज्यादा खास बात तो मैं मिली इस समय सुनने को। वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, पेन चल नहीं रहा मेरा, मैं एक मिनट माउस से हाईलाइट कर दूं। ये जो अलॉटी है, मतलब जिसको वो जमीन मिल रही है, उसके अंदर 50% या उससे ज्यादा ओनरशिप सरकार की होनी चाहिए, तभी एग्जेम्पशन प्राप्त होगी। ये एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए पेपर में। इसका मतलब यह भी हुआ कि अगर सामान्य आदमी उस जमीन को लीज पर ले रहा है, भले ही 50 साल की लीज पर ले रहा है, तो जीएसटी माफ नहीं करा सरकार ने। लेकिन अगर अलॉटी जो अलॉटमेंट ले रहा है, जो उस जमीन पर अपना व्यापार लगाएगा, अगर वो एंटिटी सरकार की ओनरशिप में है, और ध्यान दीजिए 51 नहीं लिखा वहां पर, ये कोई क्लेरिकल एरर नहीं है, 50% या उससे ज्यादा, ये बात है। एंट्री नंबर 43 पर आते हैं। लीज ऑफ एसेट बाय इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू इंडियन रेलवेज। ये तो मैं आपको बताऊं घर की बात है। इंडियन रेलवे ने अपनी खुद की एक संस्था बना रखी है, फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन पैसा लगाती है और फिर लीज पर दे देती है वो संपत्ति रेलवे को इस्तेमाल करने के लिए। तो बातें तो घर की हैं, अब उस लीज रेंट पर क्या पैसा लोगे यार, उस पर क्या जीएसटी लगेगा। रेलवे की फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी रेलवे की है, और रेलवे तो रेलवे है ही। यूं ऐसे समझिए जैसे स्कोडा की गाड़ी कोई खरीदने गया, और स्कोडा की गाड़ी खरीदने जो गया उसका कोई बैंक गाड़ी पर लोन नहीं कर रहा था, तो स्कोडा ने बोला अरे हमारी खुद की फाइनेंस कंपनी है स्कोडा फाइनेंस, उसने फाइनेंस कर दी। मतलब सामान बेचने वाले भी तुम, और सामान बेचने के लिए फाइनेंस अरेंज करने वाले भी तुम। तो इसी प्रकार का कोई खेल यहां पर एंट्री नंबर 43 में है। आगे बढ़ते हैं। लीगल सर्विस एक तो पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। देखो दोस्तों, ऐसा है एक्चुअली, लीगल सर्विसेज मतलब वो वकील की, जज की, ट्रिब्यूनल की सेवाएं जो हैं, उनको जीएसटी से इसलिए भी माफ करा गया कि एक आम आदमी जो न्याय चाहता है, अब वो अदालत जाएगा, वकील करेगा, ट्रिब्यूनल में जाएगा, लीगल एक्सपेंस उसके होंगे, उस पर तुम जीएसटी लगा दोगे तो बेचारा और महंगा हो जाएगा उसके लिए तो न्याय प्राप्त करना। इसलिए जहां तक हो सके न्याय प्राप्त करने में होने वाले खर्चे सस्ते होने चाहिए या फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, एफओसी। तो आइए यहां पर देखते हैं कि क्या क्या लीगल सर्विसेज जो हैं वो जीएसटी से माफ है, और हर केस में माफ नहीं है, केवल कुछ कुछ केसेस हैं जिनमें ये माफ है। देखिए, पहला 45 नंबर की एंट्री में देखिए, पहला सर्विस बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आप समझते हैं ना, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन वाली जगह होती हैं जहां पर मध्यस्थता से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करवाया जाता है। ये लोग बातचीत से मामला सुलझा देते हैं, अदालत की तरह तारीख पे तारीख नहीं होती यहां पर। तो ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहते हैं इसको। ये किसी भी इंसान को अगर सर्विस देगी, एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, तो वो एग्जेम्प्ट है।
इनका कहने का मतलब यह हुआ कि ट्रिब्यूनल में जाकर तुम अपना मामला सुलटाओगे तो ट्रिब्यूनल तुमसे 500,000 कुछ फीस लेगी, उसके ऊपर जीएसटी नहीं है, ये लिखा है बस यहां। सरकार की अगर मामला वो सुलझाएगी। बिजनेस एंटिटी जिस पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लगता, मतलब छोटी सा व्यापारिक संस्था जो है, वो भी अगर ट्रिब्यूनल के पास जाकर फीस देकर अपना मामला सुलझाएगी तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो बस इसका मतलब हमने यूं समझा कि वो बिजनेस एंटिटी विच इज लायबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इफ इट इज गोइंग टू ट्रिब्यूनल देन इट इज टैक्सेबल, अदरवाइज सर्विसेज ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आर एग्जेम्प्ट। दूसरा देखते हैं वकीलों का क्या केस है। सर्विसेज बाय फर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट। ध्यान से देखिएगा, अदर देन सीनियर एडवोकेट, क्योंकि सीनियर एडवोकेट नीचे अलग आएगा। सीनियर एडवोकेट को छोड़कर बाकी सारे वकील नीचे दिए गए लोगों को सेवाएं देंगे तो माफ होगा। एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट मतलब एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को, एक फर्म ऑफ एडवोकेट दूसरी फर्म ऑफ एडवोकेट को सेवाएं देगी तो जीएसटी माफ है। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, नॉन बिजनेस अदर देन बिजनेस एंटिटी को सेवाएं देगी तो माफ है। बिना जीएसटी वाली बिजनेस एंटिटीज को अगर सर्विस देगी तो भी माफ है, और सरकार को सर्विस देगी तब भी माफ है। कौन? एडवोकेट या उसकी फर्म। सीनियर एडवोकेट के केस में क्या है? वही खेल जो ऊपर खेला था आपने। अदर देन बिजनेस एंटिटी के केस में जीएसटी माफ है। जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं लायबल है उनके लिए माफ है और सरकार के लिए माफ है। 18वां पॉइंट 1 मिनट शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं इसमें मतलब क्या निकला कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन जिनके ऊपर लायबिलिटी है रजिस्ट्रेशन कराने की वो वही होंगी ना, 40 लाख से ऊपर वाली, 20 लाख से ऊपर वाली, 10 लाख से ऊपर वाली, एज द केस में बी इन केस ऑफ डिफरेंट सिटीज एंड स्टेट्स। तो वो जिनके ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी है, जब वो न्याय मांगने वकील के पास, अदालत के पास और सीनियर एडवोकेट के पास जाएंगी, वो जब सेवाएं इनसे लेंगी तो उन पर जीएसटी है। लेकिन एक आम आदमी जाएगा, छोटा व्यापारी जाएगा, सरकार जाएगी, तब जीएसटी नहीं है। ये केस है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आएगा, लेकिन नहीं भी समझ आए तो एक कागज पर अपने सवाल लिखते रहिए और मुझे फोटो खींच के भेज दीजिए, मैं समझा दूंगा। अगला देखें, पॉइंट नंबर 18, 18वीं कैटेगरी है स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट। स्पोर्ट्स इवेंट्स सिर्फ स्पोर्ट्स इवेंट नहीं होते दोस्तों। स्पोर्ट्स इवेंट एक बड़ा इकोनॉमी का मैकेनिज्म है, तो उसमें कैसे कैसे क्या क्या जीएसटी कहां माफ है वो दिखा रहा हूं आपको। अगर जो स्पोर्ट इवेंट है वो नीचे दिए गए लोगों ने ऑर्गेनाइज कराए, तब तो स्पॉन्सरशिप पर जीएसटी नहीं है, क्योंकि वो वाकई में देश में खेलकूद फैलाने की कोशिश हो रही है। अच्छी बात है कि देश में स्पोर्ट्स का प्रचार होना चाहिए, लेकिन अगर नीचे दी गई ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कहीं और स्पॉन्सरशिप हो रही है स्पोर्ट इवेंट की तो वो टैक्सेबल है। तो जरा देखें एंट्री नंबर 53 क्या कहती है। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज ऑफ स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय कौन? नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, AIU कहते हैं इसको, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल फॉर द डीफ, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, स्पेशल ओलंपिक भारत, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एंड स्पोर्ट बोर्ड, ये इनका IAS वालों का है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान स्कीम, राइट, रूरल स्पोर्ट्स के लिए। तो अगर उन क्षेत्रों में, अगर उन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से अगर ऐसा हो रहा है कि स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तब तो जीएसटी माफ है। अगर मैं और आप मिलकर कोई स्पोर्ट इवेंट करते हैं और उसकी कोई स्पॉन्सरशिप लेता है तो उस सर्विस पर जीएसटी है, ठीक है। अब है 19वां पॉइंट, स्किल डेवलपमेंट सर्विस। प्रधानमंत्री के द्वारा कई बार ऐसी स्कीम लॉन्च करी जाती है जिससे हम स्किल इंडिया का प्रचार करें, हमारे देश के लोगों के हाथों का हुनर और बढ़े और हम किताबों से बाहर निकलकर असली जिंदगी में समझें कि क्या और कैसे होता है। तो बियॉन्ड एजुकेशन देयर इज अ वर्ड कॉल्ड स्किल डेवलपमेंट। तो स्किल डेवलपमेंट में काम करने वाले लोगों के द्वारा जो सर्विसेज दी जाती हैं
उस पर जो पेमेंट्स थोड़ी बहुत जो भी ली जाती हैं उस पर जीएसटी नहीं होना चाहिए। मैं बार बार एक बार आपको फिर याद दिला दूं कि हर एग्जेम्पशन के पास जाकर अगर आप महसूस करेंगे कि वो एग्जेम्प्ट क्यों है, तो आपको हमेशा के लिए आपके जहन में बस जाएगी कि वो एग्जेम्पशन क्यों है। लेकिन अगर आप पॉइंट पढ़ पढ़ कर रटने की कोशिश करेंगे तो शायद जो अच्छे से याद होगी वो भी भूल जाएंगे आप एग्जाम में। अब आप देखिए, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनएसडीसी, फुल फॉर्म पता है आपको, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सेक्टर स्किल काउंसिल, असेसमेंट एजेंसी, ट्रेनिंग पार्टनर। लेकिन ये किस लिए सर्विसेज देते हैं? नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कराते हैं, ये वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कराते हैं, और अदर स्कीम्स जितनी भी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की हैं वो कराते हैं। लेकिन आपको बताऊं कि ये जो स्किल डेवलपमेंट होता है, उसके बाद जब डेवलपमेंट का कोर्स बच्चा कर लेता है, कोई भी स्किल का एरिया हो, वो कोई भी हो सकता है, वो पॉलिटेक्निक हो सकता है, किसी भी क्षेत्र का स्किल डेवलपमेंट हो, जब वो कर लेगा तो उसका असेसमेंट भी तो होगा। तो हमारे देश में कुछ असेसमेंट एजेंसीज भी हैं जो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करने के बाद बच्चों का इवैल्यूएशन करती हैं कि उन्होंने सर्टिफिकेशन मिलना है तो सर्टिफिकेशन पे क्या स्कोरिंग होनी चाहिए, उससे पहले एक प्रकार का एग्जाम लेना चाहिए। तो सोचो कि अगर स्किल डेवलपमेंट की स्कीम्स पर जीएसटी नहीं है तो स्किल डेवलपमेंट के बाद उन्हें सर्टिफिकेट देने से पहले जो असेसमेंट होता है उस पर भी जीएसटी नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसकी कॉस्ट भी हाई हो जाएगी। देखो यहां लिखा है, सर्विसेज बाय असेसमेंट बॉडीज एम्पैनल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो केंद्र सरकार के द्वारा एम्पैनल्ड असेसमेंट बॉडीज हैं उनका सर्विसेज पर कोई जीएसटी नहीं है। ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स अंडर दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना, ये स्पेसिफिक स्कीम का अगर नाम कोई ही आपको दिखे ना मेरे नोट्स में तो आपको अच्छे तरीके से उसे रट लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो नाम स्पेसिफिक आपको दिख रहा है तो एग्जाम में भी स्पेसिफिक ही लिखा हुआ आएगा। यहां दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना लिखा है, और अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल योजना एग्जाम में लिखा हो तो आप उसे एग्जेम्प्ट मत कर देना। यू नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ द स्कीम एज पर विच द एग्जेम्पशन इज देयर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आईएएस करने के लिए सरकार की सारी स्कीम्स रट लीजिए, लेकिन कम से कम जितनी स्कीम्स मेरे नोट्स में नाम में है, 31 पेजेस ही तो है बॉस, उतना तो जरूर आपको पढ़ लेना चाहिए। आइए अब 20 नंबर की कैटेगरी पढ़ते हैं, परफॉर्मेंस बाय ऑल आर्टिस्ट। ऑल आर्टिस्ट नहीं है, वैसे ये एन आर्टिस्ट होना चाहिए। परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट के द्वारा जो परफॉर्मेंस होती है वो कैसे माफ है और कैसे टैक्सेबल है, ये जरा देखिएगा, और मैं चाहता हूं कि आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। एंट्री नंबर 78 देखिए, सर्विस बाय आर्टिस्ट ऑफ फोक और आर्ट फॉर्म्स ऑफ। कौन सी फॉर्मेट का जो कला है वो माफ है। म्यूजिक भी हो सकता है, वो डांस हो सकता है, थिएटर हो सकता है, तो संगीत, नृत्य और ड्रामा को जो भी हिंदी में कहते हो, अभिनय, यस, तो ये तीनों का जीएसटी माफ है। अगर जो आर्टिस्ट पैसे ले रहा है वो 1,50,000 रुपए तक ले, 1,50,000 रुपए से ऊपर का अगर आप भरतनाट्यम कर रहे हैं तो भाई कमाई कर रहे हैं आप। देश की संस्कृति का प्रचार नहीं हो रहा, यहां पर आपकी जेब का प्रसार हो रहा है। मतलब यू आर एक्सटेंडिंग योर पॉकेट, राइट, यू आर नॉट एक्सटेंडिंग द कल्चर। मेरा कहने का मतलब है कि म्यूजिक, डांस, थिएटर में इफ एन आर्टिस्ट इज वर्किंग राइट एंड ही इज चार्जिंग अप टू रुपीज 1.5 lakhs, then it is exempt. Otherwise beyond this it's taxable. And you should also remember that folk arts form ही है, folk art form ही exempt है। कोई वेस्टर्न डांस होगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, राइट, अमेरिकन साल्सा एग्जेम्प्ट नहीं है। अच्छा ये याद रखिएगा, ब्रांड एम्बेसडर टैक्सेबल है। अगर कोई भरतनाट्यम आर्टिस्ट किसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनकर विज्ञापन करेगा, आइए च्यवनप्राश खाएं, तो वो टैक्सेबल होगी सर्विस उसकी, ठीक है। केवल वो म्यूजिक कर रहा है, डांस कर रहा है, थिएटर कर रहा है और इंडियन फोक फॉर्म में, भारतीय कला रूप में, तब 1,50,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट है। तो हमें क्या याद करना है कि विदेशी कलाएं तो सारी टैक्सेबल हैं और भारतीय कलाओं में अगर 1.5 लाख तक पैसा लोगे तब एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्सेबल है। 21 भी आप जरा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिए। ये क्या कहता है, राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स। जगह जगह इवेंट्स होते हैं, मैच हो गया, कोई कॉन्सर्ट हो गया, म्यूजिक कॉन्सर्ट हो गया, कोई स्पोर्ट इवेंट हुआ, पार्क हुआ, जू हुआ, म्यूजियम हुआ,
यहां पे एंट्री टिकट होता है, तो अगर वो एंट्री टिकट 500 रुपए से नीचे है ना तो जीएसटी माफ है। ये पहले 250 रुपए था और 500 रुपए से ऊपर का टिकट है तो टैक्सेबल है। देखो आप, एडमिशन टू म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, टाइगर रिजर्व, जू, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट और 79 ए में जो तुमने नाम सुने ना, म्यूजियम का, नेशनल पार्क का, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का, टाइगर रिजर्व का, जू का, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का, इन पे तो बिल्कुल जीएसटी नहीं है, चाहे कल को इनका प्राइस ज्यादा क्यों ना हो जाए। लेकिन जो नीचे हैं उनमें 500 रुपए तक का तो प्राइस अगर टिकट का है तो जीएसटी माफ है। क्या? सर्कस हो गया, डांस हो गया, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, ड्रामा, बैले, अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, पेजेंट, कुछ भी, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, स्पोर्ट इवेंट और प्लानिटेरियम, तारामंडल, राइट। तो इनमें कोई जीएसटी नहीं लगता, राइट। क्लियर हो गई बात। अब है 20वां, 20th मेरा ख्याल शायद लास्ट कैटेगरी है, हाँ बाकी तो अदर्स हैं। 22, इट वॉज 21, राइट। हाँ, तो अब हम आ गए 22वीं कैटेगरी पर और ये आखिरी कैटेगरी है। इसके बाद जो भी है वो रेजिडुअल है, अदर्स है, उसको अलग वीडियो में करेंगे। सर्विसेज बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी में आपको बताऊं क्या होता है। जैसे एक सोसाइटी है जहां पर लोग रहते हैं, कॉलोनी है, उसमें 100 घर हैं और 100 के 100 घर आपस में मिलकर एक क्या बना लेते हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, राइट। वो क्या है, उसको अगर आप नहीं भी रजिस्टर कराओगे तो भी वो एज अ ग्रुप काम करता है। उसी प्रकार कई जगह कल्चरल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं। उनका क्या काम है, वो मिलजुल कर कोई ना कोई आयोजन करते हैं, इवेंट करते हैं। वो गणेश पूजा हो गई या दुर्गा पूजा हो गई, व्हाटएवर एन इवेंट इज डन बाय द वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ऑल द मेंबर्स इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, और बस ये काम उनका है। कोई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने सालाना दिवाली का फंक्शन, ईद का फंक्शन कुछ आयोजित कर लिया और वो कंट्रीब्यूशन मिलाकर वो सब, राइट, चाट पकौड़ी उन्होंने खा ली, खर्चा कर लिया और पैसे बचे वो फंड में पड़े रहे। मेरा कहने का मतलब है, क्या इस सब पे भी जीएसटी लगेगा? मतलब आप खुद सोचिए, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने एक प्रोग्राम करा, दिवाली मेला लगाया अपनी सोसाइटी में। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने हर घर से 1000 रुपए लिए और उस मेले के अंदर टिकट सिस्टम रखा कि यू विल हैव टू परचेज दैट टिकट टू एंटर इनटू दैट मेला एंड देन यू कैन बाय एनीथिंग। तो इसका मतलब यह हुआ ना कि वो 1000 रुपए एक प्रकार का कंट्रीब्यूशन नहीं है, एक प्रकार की फीस है जो अपन दे रहे हैं उसको मेला में आने का। तो 1000 रुपए आओगे तब गोलगप्पा आपको मिलेगा खाने को, तो 1000 रुपए फीस हुआ ना, चंदा कहा हुआ एक प्रकार से। तो क्या उस पर जीएसटी है वो देखना है हमें, ठीक है। आइए, यहां पर सबसे पहले ही लिखा है ट्रेड यूनियन तो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। फॉर कैरिंग आउट सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी अप टू ऑल अमाउंट ऑफ 7500 पर मंथ पर मेंबर फॉर गुड्स और सर्विसेज फॉर कॉमन यूज। अगर जो ट्रेड यूनियन वाला आदमी है, ट्रेड यूनियन का जो मेंबर है, वो कोई ना कोई मेंबरशिप फीस देता होगा, तो अगर 7500 रुपए तक की फीस है, साथ ही है, ये 1500 नहीं है, 7500 रुपए पर मंथ तक की फीस है, तो वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। उसी प्रकार बाकियों के देखो, जो एंटिटीज, जो क्लब, जो ग्रुप, जो एसोसिएशन, जो सोसाइटी, जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल लेबर के वेलफेयर में काम करती है, किसानों के वेलफेयर में काम करती है, उनकी मेंबरशिप की जो फीस है वो एग्जेम्प्ट है। प्रमोशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, चैरिटेबल और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, इनके लिए भी जो संस्थाएं बनी है वो भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन इनकी मेंबरशिप फीस 1000 रुपए तक होनी चाहिए पर ईयर। मैं आपको याद दिला दूं कि कई क्लब और कई एसोसिएशन देश में ऐसे हैं जो एलीट क्लब माने जाते हैं। मतलब अगर आप उसके मेंबर हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप उसके मेंबर हैं। हजारों लाखों रुपए उसकी मेंबरशिप फीस है। आप कह रहे हैं उस पर जीएसटी मत लगाओ। क्यों मत लगाओ भाई? जब आप लाखों रुपया मेंबरशिप में खर्च करते हैं तो उन लाखों पर कुछ लाख रुपए जीएसटी के भी लगने चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा क्लब है, कोई ऐसी सोसाइटी है जिसमें केवल 1000 रुपए पर ईयर तक की मेंबरशिप है, तो उसे कम से कम माफ कर देना चाहिए जीएसटी से, राइट। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी, राइट। अदर्स वाली जो सर्विसेज है विल सी लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।